हेलो एस्पायरेंट्स, मैं कपिश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार परफेक्शन आईएएस के मंच पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयास का हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है और दूसरा टेस्ट आप लोगों ने दिया है, तो इस टेस्ट का सोल्यूशन वीडियो हम आप तक लेकर आए हैं। तो आज का जो सेक्शन रहेगा हमारा वो बायोलॉजी सेक्शन रहेगा और बायोलॉजी सेक्शन के अंदर हम जो है कुछ क्वेश्चंस जो हमारे बायोलॉजी पार्ट के थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पार्ट से आए हैं और उनका सोल्यूशन क्या होगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पहले क्वेश्चन की, जो प्रयास में बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन था, ऑल ओवर अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 93 आता है। क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही, मनुष्य की जीभ का मिठास के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है, कौन सा होगा? देखिए, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक सिंपल से डायग्राम से हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो है टंग का स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हमें ध्यान रखने हैं 4 एरियाज। सबसे पहला एरिया जो हमारी टंग रहेगी उसका जो सबसे पोस्टीरियर पार्ट, सबसे पीछे का भाग है, एक वो हिस्सा रहेगा। एक हमें ध्यान रखना है जो सबसे आगे का भाग है, टिप पॉइंट रहेगा, और ये भाग हमें याद रखना है। तो ये 4 सेक्शन जो है हमें याद रखने हैं। यहाँ पर इन चारों सेक्शन की बात जब करेंगे हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबसे आगे का भाग है, टिप वाला पोर्शन, ये रिस्पॉन्ड करेगा स्वीट के लिए यानी मिठास के लिए। जो सबसे पीछे का जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट रहेगा वो रिस्पॉन्स करेगा बीटरनेस के लिए। कड़वाहट जो हमें महसूस होगी वो जीभ के सबसे पीछे के हिस्से से प्राप्त होती है। उसके बाद जो लास्ट हमारे जो 2 ये सेक्शन बचे हैं, जो पार्श्व भाग हैं, इन पार्श्व भाग में से इस तरह से डिवीजन इनका रहता है कि एक अपर सेक्शन रहता है, एक लोअर सेक्शन रहता है। तो जो हमारा ऑप्शन दिया गया है कि जो ये पूर्व मध्य है, प्री मिडल भाग, तो ये प्री मिडल भाग नहीं है, ये हमारा एक्चुअली कहा गया है कि जो जीभ का नीचे का हिस्सा रहेगा, पार्श्व तरफ का और नीचे का जो हिस्सा है वो रिस्पॉन्ड करेगा किसके लिए? सॉल्टी यानी कि नमकीन के लिए। और जो ऊपर का हिस्सा है दोनों तरफ का, ये रिस्पॉन्ड करेगा किसके लिए? सोर यानी कि खट्टे के लिए। तो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सोल्व हो जाता है और हम सीधे सीधे एक ही बात कह देते हैं, जीभ पर मिठास के प्रति संवेदनशील भाग अगर पूछा जाए तो कौन रहेगा? सामने का भाग, फ्रंटल पार्ट रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला जो 93 नंबर क्वेश्चन था टेस्ट में ओवरऑल, ये हमारा क्लियर हो गया। आई होप सबको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो बच्चों, इसमें ज़्यादा फिर से वही कन्फ्यूजन वाली बात नहीं करनी है हमें, सिंपल सा आंसर इसका रहेगा। देखिए समझते हैं कैसे। देखिए, अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो हमें बोला शर्करा स्तर यानी कि ग्लूकोज लेवल को जब हम मापते हैं, तो ग्लूकोज लेवल को मापने के लिए सीधा सा हमारे पास आंसर क्या होता है? ग्लूकोमीटर होता है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्फिग्नोमेनोमीटर है। वसा स्तर को मापने के लिए, ना स्किन फोल्ड क्लिपर्स होते हैं, यानी स्किन को इस तरह से टाइट करके इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके उसके ऊपर फ्लिपर लगाया जाता है और देखा जाता है कि इसकी मोटाई कितनी है। तो वहां से हम फैट्स का जो है स्तर पता करते हैं, तो इसके लिए क्लिपर्स यूज किए जाते हैं। रही बात दिल की धड़कन और रक्तचाप की, तो दिल की धड़कन को मापने के लिए, हार्ट बीट को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? आपने नाम सुना होगा, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये यूज करते हैं हम हृदय की धड़कन यानी कि दिल की धड़कन मापने के लिए। अब बचा कौन? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, उसको किससे मापते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर से। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, या फिर ऑल ओवर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 95 का। तो बच्चों, ये हमारा सिंपल सा सोल्यूशन था। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ग्लूकोमीटर जो है वो ग्लूकोज का लेवल मापता है, जो क्लिपर्स होते हैं, स्किन फोल्ड क्लिपर्स, वो वसा का स्तर मापते हैं, दिल की धड़कन को ईसीजी से मापा जाता है और रक्तचाप को हम स्फिग्नोमेनोमीटर से मापते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सा है देखते हैं। ये आपका आ गया फिजिक्स का, ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा अटपटा है, ध्यान से समझिएगा। आनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य के लिए चिकित्सा में महान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। अब देखिए, दो चीज़ें बोली हैं और उन्हीं के बारे में हमें पता करना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड के बारे में बात किसने करी थी इनमें से। उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण, इसका काम किसने किया था। तो ये दोनों काम जिन्होंने किए और उसके लिए उन्हें महान पुरस्कार प्रदान किया गया, वो कौन थे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर मैडम क्यूरी की, तो बच्चों मैडम क्यूरी जो थी, उन्होंने आपने सुना होगा एक नाभिकीय, जो हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, नाभिकीय भौतिक विज्ञान जो पढ़ते हैं, उसके अंदर एक रेडियम आता है, इस रेडियम की खोज करी थी। तो ये तो थी मैडम क्यूरी, जिनका ना आनुवांशिक कोड से कोई लेना देना है, ना ही प्रोटीन संश्लेषण से। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट आर टेलर और विलियम मार्शल की। रॉबर्ट आर टेलर, अगर रॉबर्ट आर टेलर की बात की जाए तो रॉबर्ट आर टेलर कौन थे। रॉबर्ट आर टेलर एक पहले ऐसे थे जो मुस्चाटे यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर एक पढ़ती है, जहाँ पर MIT जिसको कहा जाता है, वहाँ पर पहले काले व्यक्ति थे जिन्होंने गोरों के बीच में एडमिशन लिया था। तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि कोई इनका साइंटिफिक वो है ही नहीं। उसके बाद आता है विलियम मार्शल। ये कौन थे, विलियम मार्शल, इनका भी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो है हॉलीवुड से थोड़ा सा रिलेटेड हैं, वहाँ से ये जो है इनको हम बात करें अगर को रिलेट किया जाता है, क्योंकि इनका इतिहास काफ़ी पुराना है। जब हम बात करें, अगर इंग्लैंड जब तक बसा भी नहीं था उस समय की बात होती है, तो ये विलियम मार्शल भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन कट गए। हमारा ऑप्शन कौन बचा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने ही जेनेटिक कोड भी दिया था और इन्होंने ही प्रोटीन का सबसे पहले संश्लेषण भी किया था। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ 98 क्वेश्चन की बात करें अगर, 98 में कहता है कि लहसुन के अंदर मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्या करता है, हवा के संपर्क में आने पर सल्फर युक्त यौगिकों में बदल जाता है और लहसुन को गंध देता है। तो सबसे पहली चीज़ तो कौन सा यौगिक बोला है जो हवा के संपर्क में आने से सल्फर युक्त यौगिकों में बदल जाता है। तो देखिए सीधी सीधी बात है, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि सल्फर युक्त यौगिकों में बदल रहा है नहीं बदलना है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर आपको, उसका काम है। हमारा क्वेश्चन क्या है, लहसुन को गंध कौन देता है, बस इतना सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हमें बर्डन इसमें नहीं लेना है। लहसुन को गंध कौन देगा, देखिए सबसे पहला अगर ऑप्शन हम देखें कैप्साइसिन, कैप्सिसिन इसको कहा जाता है। तो कैप्सिसिन जो होता है वो कैप्सिकम के अंदर पाया जाता है। कैप्सिकम आप सभी जानते होंगे, शिमला मिर्च जिसको हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर कहते हैं। तो जो कैप्सिकम होती है उसमें पाया जाता है कैप्साइसिन या कैप्सिसिन। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की कोर्क, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि पापावेरिन जो होती हैं ये हमारी मेडिसिन्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं, तो इनका भी कोई लेना देना नहीं है लहसुन के साथ। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा क्या, एलिसिन। तो लहसुन के अंदर जो गंध होती है वो किसके कारण होती है, एलिसिन के कारण होती है। क्लियर है बात। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 98 था ऑल ओवर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन जो है अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम बात करें निम्नलिखित में से किसने जैविक विकास का पहला सिद्धांत दिया जिसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।
अगर हम जैविक विकास की बात करें, जैविक विकास का जो नियम था, जो सिद्धांत थे, वो बेसिकली दो ही सिद्धांत दिए गए थे। जो पहला सिद्धांत था, जो फर्स्ट थ्योरी दी गई थी, वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद जो सेकंड थ्योरी दी थी, वो किसने दी थी आपकी? वो दी थी लेमार्क ने। अब बात आती है कि ये ह्यूगो डी वरीज कौन है, जॉर्ज रोमन्स कौन है। तो ह्यूगो डी वरीज जो थे, इन्होंने एक चीज और बताई थी। इन्होंने बताया था उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। इन्होंने दिया था उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, ह्यूगो डी वरीज ने। और जॉर्ज रोमन्स, ये एक फिजिशियन भी थे एक तरह से हम बात करें, और हमारा केमिस्ट्री के अंदर भी इनका अच्छा खासा रोल था। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं जाएगा, ना ही हमारा ह्यूगो डी वरीज जाएगा, ना ही हमारा जीन लेमार्क जाएगा। हमारा आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन ए चला जाएगा, चार्ल्स डार्विन, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला जो था जैविक विकास का सिद्धांत दिया था। जैविक विकास का दूसरा सिद्धांत किसने? लेमार्क ने दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना और समझ के इसे सॉल्व करना। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 100 है। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ट्रू फ्रूट होगा, कौन सा फॉल्स फ्रूट होगा, कौन सा सत्य फल है, कौन सा असत्य फल है। तो इसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं याद रखना है, ना ही हमें कुछ रटने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है याद रखने का। अगर मैं बात करूं, कोई हमारे पास फ्रूट है, उस फ्रूट के अंदर आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि जो उसका सीड रहेगा वो उसके फ्रूट कार्प में, फला भित्ति के अंदर धंसा हुआ है, या फिर किसी एनवलप के अंदर, या फिर हम बात करें किसी पैकेट के अंदर पैक होके उसके अंदर अलग से सेपरेट पड़ा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा सेब, जब हम सेब को बीचों बीच काटते हैं तो उसके मध्य भाग में सेंटर में बीज होते हैं, छोटे छोटे रेड से कलर के। तो वो जो बीज हैं उनके ऊपर एक कोटिंग होती है, जो हम खाने के टाइम पे आपने देखा होगा कि उस भाग को जो है हटा देते हैं वहाँ से। तो जो कोटिंग वाला भाग होता है, अगर हमारे सीड कोटिंग के अंदर प्रेजेंट हैं, तो कोटिंग अगर मिलेगी तो हम सीधी सीधी एक ही बात कहेंगे कि वो सारे फ्रूट्स कैसे होंगे? असत्य फल होंगे, यानी कि फॉल्स फ्रूट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी हमें कोई कोटिंग मिल रही है, कोई एनवलप मिल रहा है, तो हम सीधी सीधी एक ही बात कह देंगे कि वो सारे के सारे फल कैसे होंगे? असत्य फल होंगे। और अगर हमारा बीज सीधा धंसा हुआ है किसके अंदर? फलाभित्ति के अंदर, तब हम कह देंगे कि वो क्या है? सत्य फल है। देखिए यहाँ से हमसे ऑप्शंस में क्या क्या, पहला ही ऑप्शन क्या है? सेब। कौन सा सत्य फल है? तो सेब क्या है? एक असत्य फल। अभी तो हमने बात करी थी। इसके बाद में बात करूं स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी जो होती है, आपने देखा हो स्ट्रॉबेरी के ऊपर बीज रहते हैं, यानी कि अगर आप थोड़ा सा उसको रगड़ देंगे तो सारे बीज जो है उस पर से हट जाते हैं। तो क्या फलाभित्ति रप्चर हुई? नहीं हुई, सिर्फ बीज वहाँ से क्या हो गए? सेपरेट हो गए। इसका मतलब बीज फलाभित्ति में धंसे हुए नहीं थे। तो स्ट्रॉबेरी भी क्या है? एक फॉल्स फ्रूट है। उसके बाद बात करें अगर बेर और काजू की, तो काजू का अगर आपने कभी जो है फल देखा हो, तो काजू का फल कुछ इस प्रकार का होता है, और यहां पर हमारा जो है काजू अटैच होता है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो फल है हमारा, ये फल कहां पर उपस्थित है? ये फल बाहरी भाग में उपस्थित है कि जो बीज है वो फल से बाहर उपस्थित है। और फल से बाहर उपस्थित है, स्ट्रॉबेरी में भी तो यही कॉन्सेप्ट था कि बीज जो है वो फल के ऊपर लगा हुआ था, हमने हाथ लगाया तुरंत टूट के गिर गया, फल अलग रह गया, बीज अलग निकल गया। तो हमारा जो काजू रहेगा ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, यानी कि बेर। बेर जो रहेगा वो हमारा क्या होता है बच्चों? एक ट्रू फ्रूट होता है, सत्य फल होता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी पीएच वैल्यू होती कितनी है, पीएच मान कितना कितना होता है। हमसे पूछा गया निम्नलिखित को पीएच मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे पहले कम वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला और फिर सबसे ज़्यादा वाला, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले तो एक बार इनके देख लेते हैं कि पीएच मान होते क्या क्या हैं। अगर हम बात करें इनमें सबसे कम पीएच की, तो वो होता है सिरके का। कितना होता है? ये होता है 2 to 3, 2 से 3 के मध्य, लगभग 2.5 2.6 इसका माना जाता है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है हमारा ब्लैक कॉफ़ी। इसका जो पीएच मान रहता है ये रहता है लगभग 5 से 5.5 के बीच। तो ये पीएच मान हो गया ब्लैक कॉफ़ी का। रक्त का आप सभी जानते हैं 7.4 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो इसका होता है लगभग 11। बस अरेंज कर दीजिए। सबसे छोटा किसका है? सिरके का, यानी कि पहले आएगा नंबर 2, उसके बाद नंबर 2 आया सबसे कम, उससे ज़्यादा किसका होगा? ब्लैक कॉफ़ी का, तो 2 के बाद 1, उसके बाद किसका है? नंबर 3 यानी कि रक्त का, और फिर कौन है? नंबर 4 पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? 2 1 3 4। तो देख लीजिए 2 1 3 4, ये तो पहला ही ऑप्शन मिल गया। दूसरे तीसरे चौथे पे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन नंबर 101 था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है माँ का दूध नवजात शिशु को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। अच्छा, इसमें से कौन नहीं पाया जाता है? बहुत आसान है, एक ही चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करें अगर जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एक हम बात करें तो दूध पिलाने वाली माँ के दूध में। ठीक है, कौन नहीं होगा? आयरन नहीं होगा। कौन नहीं होगा? आयरन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हम कह देते हैं कि माँ का दूध जो होता है, जो संपूर्ण आहार बच्चे को प्रदान करता है, उसमें निम्नलिखित में से आयरन का अभाव होता है, उसमें आयरन नहीं पाया जाता है। तो ये हमारा होगा आंसर 102 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए थे इस वाले प्रयास में। अगला क्वेश्चन, यकृत में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित? अरे भैया, इतना आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है। सीधी सी बात है, हमसे पूछा गया कि ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, संग्रहित होती है। तो ध्यान रखना, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं और प्लांट्स की बात करते हैं, तो दोनों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हमें ऊर्जा की बात हो रही तो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, वसा की तो कर नहीं रहा है। अब वसा की अगर बात नहीं कर रहा है तो क्योंकि वैसे भी यकृत हमसे पूछा, तो यकृत में वसाएं तो वैसे भी नहीं मिलती हैं इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पर ऊर्जा के रूप में संचित होने की बात हो रही है। तो ऊर्जा एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में होता है ग्लाइकोजन के रूप में फूड स्टोर, और प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में होता है फूड स्टोर स्टार्च की फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा आंसर क्या चला गया? सी चला गया बस, क्योंकि ये दो तो वैसे ही नहीं हो सकते। प्रोटीन और विटामिन से तो ऊर्जा मिलती ही नहीं है। वसा जो होती है वो स्किन के नीचे डिपॉजिट होती हैं, बहुत कम लीवर में डिपॉजिट होती हैं। अब बचा क्या? ग्लाइकोजन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित नहीं करते हैं। लो भैया, इससे आसान तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं मिल सकते। कैसे? हमने बोला प्रकाश संश्लेषण और अवशोषित नहीं करते। नहीं करने का मतलब क्या? सीधी सी बात है, किस किस की सहायता होती है प्रकाश संश्लेषण में? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है जरूरत, वाटर की होती है, और उत्प्रेरक के रूप में कौन? सनलाइट होती है, और साथ ही साथ क्लोरोफिल होता है,
और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मिल जाती है और साथ ही साथ कुछ अमाउंट में हमारे पास वाटर भी मिल जाता है। तो देखिए इसमें क्या क्या बोला हुआ है, किसका अवशोषण नहीं होगा। भाई सीधी बात है, जो इस एरो से इधर वाला भाग है इनमें इन सब का हो रहा है अवशोषण। तो कौन है इनमें जिसका अवशोषण नहीं हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर है, अवशोषण हो रहा है, तो ये नहीं होगी। दूसरे में वाटर है, यहां पर ये वाटर दिया हुआ है, इसका भी अवशोषण हो रहा है, लेकिन हमसे पूछा क्या अवशोषित नहीं होता। तीसरा है सूर्य का प्रकाश, ये भी हमारा इस एरो से पहले आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा कौन, ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन आगे आ रही है एरो के, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या है भाई, काली खांसी किस बैक्टीरिया के कारण होती है। सबसे पहली चीज जो आपको याद इसमें रखनी है वो ये कि काली खांसी जो होती है उसका नाम क्या है। इसका नाम होता है पर्टोसिस। और आंसर आ गया, क्या आ गया, देखिए कौन है इसमें, पर्टोसिस दिख रहा है कहीं पर, ये रहा पर्टोसिस, बोर्डेटेला पर्टोसिस, खत्म काम, हो गया आंसर। अब अगर हम बात करें कि सर बाकियों से क्या होता है, ये क्या है, लेप्रोसी के लिए, कुष्ठ रोग के लिए है, पास्चुरेला पेस्टिस ये आपका प्लेग के लिए है, और स्ट्रेप्टोकोकस पियोजेंस, अरे ये होता है जो अभी मुझे दिक्कत हो रही है, गले के लिए होता है, गले के अंदर जो खराश होती है, गले के अंदर जो अजीब सा एक हम बात करें जो एलर्जी सी हमें फील होती है, वो स्ट्रेप्टोकोकस पियोजेंस के कारण ही होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया 105 का, बहुत सिंपल है। पता नहीं आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इतने आसान हैं कि बिल्कुल मज़ा आ रहा है करने में। अगला क्वेश्चन लो भैया, एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन भी डाल दिए। गुटी प्रथा काम है, पौधों में गुटी प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। गुटी प्रथा सबसे पहली चीज तो होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए। गुटी प्रथा क्या होती है, गुटी प्रथा होती है जैसे कोई भी एक पौधा है, उस पौधे के अंदर हम बात करते हैं कि उसकी एक टहनी सेलेक्ट की जाती है जिसकी एक स्पेसिफिक जो है मोटाई होती है, उस स्पेसिफिक मोटाई वाली टहनी से जो हम एक प्लांटेशन करते हैं दूसरे प्लांट का, तो गुटी प्रथा कहलाती है। क्या काम करे गुटी प्रथा, पुष्पन को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाएगा भाई पुष्पन को, पुष्पों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई एक पौधा है दूसरे पौधे की हमने उसमें टहनी अगर जोड़ी है, क्या प्रभाव पड़ेगा पुष्पन पे, कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या, खरपतवार, अरे खरपतवार का तो कोई मतलब ही नहीं है, खरपतवार तो नीचे होंगे, गुटी प्रथा तो हमने ऊपर करी है। तीसरा, पौधों में कीटरोधी बनाता है, पौधों को कोई इंजेक्शन थोड़ी लगाया उसमें हमने कि भाई बैक्टीरियल डिजीज नहीं होंगी, वायरल डिजीज नहीं होंगी, फंगल डिजीज नहीं होंगी, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना कीटरोधी बनाने में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पतिक प्रजनन, यानी कि एक तरह से हम वनस्पति को आगे ग्रोथ करवाने की बात करें, अलग अलग तरह के हाइब्रिड फ्रूट्स की हम जो है फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे, तो वनस्पतिक जो है प्रजनन के लिए हम यूज करते हैं गुटी प्रथा। तो ना पहला होगा, ना दूसरा, ना तीसरा, आंसर क्या रहेगा, चौथा रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 106। 107 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, फिल इन द ब्लैंक्स डालना था आपको। एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम जो फोस्फोडाइस्टर बंधन के निर्माण को उत्प्रेरित करके डैश स्ट्रैंड को एक साथ जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। किसको जोड़ेगा, कौन जोड़ेगा और कैसे जोड़ेगा, बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे कि सीधी सी बात है भाई, हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 107 में हमसे पूछा है कि एक ऐसा विशिष्ट प्रकार का एंजाइम जो फोस्फोडाइस्टर बंधन के निर्माण को क्या करता है, हाँ, बंधन के निर्माण को उत्प्रेरित करता है
और डैश स्ट्रैंड को एक साथ जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। देखिए सबसे पहले एक एक ऑप्शन को लेके चलते हैं। सबसे पहला प्लाज्मिड और डीएनए डाल के देख लेते हैं। प्लाज्मिड एक विशेष प्रकार का एंजाइम है। किसने कह दिया प्लाज्मिड एक विशेष प्रकार का एंजाइम? प्लाज्मिड तो एंजाइम के अंदर ही हम इसको जो है कंसिडर नहीं करते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं ये हमारे जेनेटिकल इंजीनियरिंग में नहीं आता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया सीधा सीधा। दूसरा क्या है? डीएनए लाइगेज। भाई सूट तो कर रहा है, डीएनए लाइगेज एक विशेष प्रकार का एंजाइम है, काम भी सही बात है, जो फॉस्फोडाइस्टर बंधन के निर्माण को उत्प्रेरित करके किसका? आरएनए स्ट्रैंड का एक साथ अरे नहीं, आरएनए स्ट्रैंड को हम कैसे जोड़ेंगे? आरएनए में तो सिंगल स्ट्रैंड है, हमारे पास जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन पे बात करें, लो जाइगोट और आरएनए, जाइगोट कोई एंजाइम होता है? किसने कह दिया? जाइगोट युग्मनज होता है भाई, तो ये आंसर भी क्या है? नहीं होगा। बचा कौन? सी, यानी कि डीएनए लाइगेज जो होता है वो ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। दो स्ट्रैंड्स होंगे वो अलग अलग होंगे, एक साथ जुड़ेंगे और इनकी कोइलिंग हो जाएगी, यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक ने, उसके अंदर क्या किया था कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है, सरल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्या कहता है? 108 कहता है कि एस्पिरिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए, कोई भी जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उस क्वेश्चन को तरीके से आप पढ़िए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड दिया हुआ है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये नहीं शब्द ही नहीं पढ़ा होगा, यानी सीधा इसको क्या बोल दिया, कौन सा कथन सही है, क्योंकि आगे हमने देखा ही नहीं, ये हम जल्दबाजी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि एस्पिरिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहला, यह न्यूरोलॉजिकल रूप से सक्रिय दवा है। होती है एस्पिरिन, बिल्कुल होता है। आपने डिस्प्रिन का नाम सुना होगा, यानी कि आपने देखा होगा कि कई बार क्या हो जाता है, जैसे हल्का सर दर्द हो जाता है, हम डिस्प्रिन दे देते हैं, आराम हो जाता है। तो डिस्प्रिन क्या है? न्यूरोलॉजिकल है, न्यूरॉन्स को शांत करने का काम कर रही है। दूसरा क्या है? रक्त का थक्का जमने से रोकता है। बिल्कुल सही, रक्त का थक्का नहीं जमने देती है डिस्प्रिन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एस्पिरिन जो होता है वो ब्लड को फ्लो करवा के रखता है, थक्का नहीं जमने देता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा है, ये दर्द से राहत दिलाने में कारगर है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमसे पूछा क्या, कथन सही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा कौन? डी, और डी के अंदर बोला है कि यह मादक ट्रैंक्विलाइजर के से संबंधित है। तो ध्यान रखना, मादक ट्रैंक्विलाइजर कभी भी अकेला एस्पिरिन नहीं होता है। एस्पिरिन और पीसीएम, पैरासीटामोल, ये दोनों मिलकर ट्रैंक्विलाइजर का काम करते हैं। तब हम कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये गलत है, और यही हमसे पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है, और ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 108 हमारा हो गया है, और ये तो और ही कोई आ गया। चलिए यही था हमारा, इतना ही सेक्शन था बायोलॉजी पार्ट का। तो बच्चों आई होप कि आप सभी को क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट है, और बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो क्यों करेक्ट नहीं है। तो इतना ही हमारा ये क्वेश्चन का सिलेबस था, यानी कि हमारे प्रयास के अंदर बायोलॉजी का सेक्शन था, जिसको हमने बहुत अच्छे से और समझकर चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। चलिए बच्चों, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपने जो एक टारगेट है, जो एम है आपका, जो गोल है, उससे नहीं भटकेंगे। तो बच्चों आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि 30 तारीख बहुत नज़दीक है, मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए। जब तक आपका टारगेट आप अचीव ना कर लो, आपका एम आपको ना मिल जाए, तब तक जो है रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कंटिन्यू लगे रहना है। थैंक यू बच्चों।
परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे ढंग से होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने एक टेस्ट प्रयास टेस्ट 1 का डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग दूसरा टेस्ट का जो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन आया है, 10 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं, उसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुषमा एंड करिश्मा इज 6:7। 2 पर्सन है, 2 पर्सन के प्रेजेंट एज का जो रेशियो दे रखा है, 2 पर्सन है और 2 पर्सन के प्रेजेंट एज का जो रेशियो दे रखा है आपका, वो आपका दे रखा है 6:7। 2 पर्सन है, सुषमा और करिश्मा, दोनों के प्रेजेंट एज का रेशियो 6:7। द रेशियो ऑफ देयर इज 8 years हेंस, यानी 8 साल के बाद ये रेशियो हो जाता है 8:9 का। तो लिख देते हैं 8:9 का। अब ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो यहां तो हम जो भी सॉल्यूशन करेंगे बेस्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रेशियो में यहां डिफरेंस 1 का और यहां भी डिफरेंस 1 का ही है, यानी आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप डिफरेंस देख लीजिए, 6 और 8, यानी रेशियो में डिफरेंस कितने का है? 2 का, और 2 का ही वैल्यू कितने के इक्वल है? 8 के, यानी 2 = 8, तो 1 = कितना? 4। 2 यदि 8 साल के बराबर है तो 1 कितने साल के बराबर हो जाएगा? 4 साल के बराबर। तो 1 यदि 4 साल है तो 6 का वैल्यू 6 × 4 24, और 7 का वैल्यू 7 × 4 कितना? 28। यानी कि सुषमा प्रेजेंट में 24 इयर्स के और करिश्मा प्रेजेंट में 28 इयर्स के। एक बार क्वेश्चन देख लेना है, व्हाट वुड बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 इयर्स, 12 सालों के बाद। तो बस कुछ नहीं करना है। अभी कोई 24 का है तो 12 साल के बाद कितने का हो जाएगा? तो 24 + 12 यानी कितने साल का? 36 ईयर, 36 साल का। और यदि कोई अभी 28 साल का है, 28 इयर्स का है, तो 12 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 40 साल का हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा। इसी का आपसे रेशियो पूछा है, तो कुछ नहीं होगा, आपका आंसर 9:, कितना हो जाएगा? 10। और ऑप्शन सी आपका सही आंसर इसका है। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन एक बेस्ट सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे, और ये आपका सॉल्यूशन इस तरीके का होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना है। दूसरा वाला क्वेश्चन ये भी देखो, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 2 dice thrown simultaneously, the probability of obtaining a total score of 5। 2 डाइस को क्या किया गया? फेंका गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का जो स्कोर होना चाहिए, सम होना चाहिए, वो 5 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी होता ही क्या है? तो आपका जो फेवरेबल आउटकम है, और अपॉन में क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 1 डाइस फेंका जाए तो टोटल आउटकम 6, 2 डाइस फेंका जाए तो टोटल आउटकम 6 का स्क्वायर, 3 डाइस फेंका जाए तो टोटल आउटकम 6 का क्यूब। लेकिन यहां 2 डाइस की चर्चा है, तो टोटल आउटकम हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर का मतलब कितना? 36। टोटल आउटकम तो क्लियर हो पाया होगा। लेकिन आपके फेवर में कितना आउटकम है? बोला है कि टोटल स्कोर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो सुनना ध्यान से, 5 कैसे पॉसिबल है आना? अगर पहला डाइस पे 1 आए और दूसरे पे कितना है बाबू? 4 आए। इसी प्रकार पहले पे 2 और दूसरे पे 3, इस पे 3 और दूसरे पे 2, और इस पे 4 और दूसरे पे कितना? 1। तभी तो 1 + 4 5, 3 + 2 3 + 2 और 4 + 1 5। अब तो 5 आने का कोई स्कोप नहीं है। तो आपके फेवर में कितने हैं बाबू? 4 हैं। तो आपका आंसर हो गया 4/36, यानी 1/9। और एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1/9 होगा। आसान क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़े भी होंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर।
आसान आसान क्वेश्चन है, पूछता भी आपके एग्जाम में आसान ही क्वेश्चन है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके सीट का है, क्वेश्चन नंबर 143। क्या क्वेश्चन देख लेना है। इफ m एंड n आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ डिविजिबल बाय 5, m भी जो है वो 5 से डिविजिबल है, यानी 5 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर आपका क्या देगा 0, और n भी जो है वो 5 से ही डिविजिबल है और डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या देगा आपका बाबू 0। m भी 5 से डिविजिबल है और n भी 5 से डिविजिबल है। पहला ऑप्शन है कि m माइनस n इज डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल सही बात है। m माइनस n भी किससे डिविजिबल होगा 5 से, कोई भी डाटा आप अज्यूम कर लीजिए। दूसरा है m इंटू n इज डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल सही बात है। अगर m 5 से डिविजिबल है तो m में मिनिमम 5 तो मौजूद रहना ही रहना है, n में भी 5 मौजूद रहना ही रहना है, तो m इंटू n 2 बार 5 है तो 25 से तो ये डिविजिबल होना ही होना है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड में आ जाए, ये m स्क्वायर कर लीजिएगा, आपके सीट में ये m स्क्वायर होगा, ये गलती से यहां है। m प्लस n इज डिविजिबल बाय 10, देख लेते हैं। m प्लस n इज डिविजिबल बाय 10 ना आए तो कम से कम कुछ ऑप्शन रख के आप सोच लीजिए। एक बात बताओ कि अगर हम m का वैल्यू 10 रखें तो 10 तो 5 से डिविजिबल है, चलो n का वैल्यू मान लो आप 5 रखें तो n भी यानी 5 से डिविजिबल है, लेकिन अगर दोनों का सम करेंगे तो ये 10 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और आपसे पूछा है कि मे नॉट बी ट्रू, कौन सा सही नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से जो आंसर इसका होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, आप आराम से इसको कर पाए होंगे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। ये देखो, ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है एग्जाम वगैरह का, आसान भी क्वेश्चन होता है। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, लेंथ जो है वो 25% से इंक्रीज हुआ, जबकि विड्थ जो है वो डिक्रीज किया है कितने से 20% से। एरिया में चेंज पूछा है। एक बहुत ही फेमस आपका फॉर्मूला बनता है x प्लस वाई, सक्सेसिव का फॉर्मूला, प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव साइन रखिए और डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव साइन रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो इंक्रीज किया है लेंथ 25% से, यानी x का वैल्यू तो आपका आ गया 25, लेकिन दूसरा जो है वो 20% से क्या किया है डिक्रीज। तो कुछ नहीं, डिक्रीज है तो आप साइन क्या रखना निगेटिव रखना, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 25 इंटू 20 और अपॉन में कितना 100। चलिए काट लेते हैं, 25 से कितनी बार में 4, 4 से कितनी बार में 5, और 25 माइनस 20 माइनस 5 यानी 0%। और एक ऑप्शन आपका होगा रिमेन्स अनचेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। आसान है, ये फार्मूला सबको पता भी रहता है, ढेर सारा क्वेश्चन इस फार्मूला के से आप बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 144 तक हम लोग आ चुके हैं। चलते हैं 144 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 145। हाँ देख लेना है 145 नंबर क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने का और भी अच्छा तरीका हम आपको बताएंगे भी, सुनिएगा ध्यान से। बोला आपसे क्या है क्वेश्चन में, अ मैन रो टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 14 आवर्स, यानी ये 48 किलोमीटर गया भी है और 48 किलोमीटर वापस आया भी है। तो 48 किलोमीटर गया, मान लो ये स्पीड जो जाने का था वो x प्लस कितना था बाबू y था, और आया भी है तो 48 जब आएगा तो ये किस स्पीड से आएगा x माइनस वाई के स्पीड से, और टोटल टाइम इसको लगा है 14 आवर्स, 14 घंटे का टाइम लगा है। एक लाइन आपको और हिंट किया है, फाइंड दैट ही कैन रन 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। सीधे यहां से हम स्पीड का रेशियो लिख पाएंगे कि देखो, अगर स्ट्रीम के साथ 4 किलोमीटर जाने में जो टाइम लगता है वो अगेंस्ट में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है। तो अगर हम बात करें x प्लस वाई और x माइनस वाई की, ये स्पीड का रेशियो लिख रहे हैं,
तो 4 कितना बाबू 3। 4 किलोमीटर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम 3 किलोमीटर जाने में लगता है। तो हम यहां से सीधे x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशियो लिख पाए हैं। सुनिएगा ध्यान से। अब हमें अगर एक बात बताइएगा कि अगर हमें x और y का रेशियो लिखना होगा तो देखना ध्यान से कि x और y का रेशियो आप डायरेक्ट कैसे लिख पाएंगे। तो x लिखना हो पहले दोनों को ऐड कर दो, 4 और 3 कितना 7, और y लिखना है तो दोनों को माइनस कर दे, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1, यानी x और y का रेशियो कितना होगा 7:1 का। कुछ अज्यूम कर लेते हैं, इसको 7a मान लो और इसको 1a मान लो। हमने क्या किया, रेशियो लिखा x और y का 7a और 1a, तो x प्लस वाई यानी 7 और 1 यानी कितना 8a, 7 माइनस 1 यानी ये कितना हो गया 6a। यहां से आराम से आप किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, a का वैल्यू। तो ये देखो 8 से कितनी बार में ये कट हो गया बाबू 6 बार में, और 6 से कितनी बार में 8 बार में, 8 और 6 14, 14 अपॉन a इक्वल टू 14। तो यहां से a इक्वल टू कितना आ गया 1, और आपसे पूछा है द रेट ऑफ स्ट्रीम यानी 1a का वैल्यू, तो a इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 यानी आपका जो आंसर होगा वो 1 होगा। बेस्ट तरीका हम आपको इसको करने का बताए हैं। बोला है 48 गया, 48 वापस आया, 14 आवर्स लगा। x प्लस वाई में और x माइनस वाई का रेशियो 4:3, x और y का रेशियो 7:1, कुछ अज्यूम कर लिए 7a और a। उम्मीद है अच्छे से आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आपका है। आसान क्वेश्चन है और अच्छे ढंग से तैयारी भी करनी है आपको, और ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। आराम से आप नंबर गेन कर सकते हैं। देखते हैं, अ टीचर वांट्स टू अरेंज हिज स्टूडेंट इन एन इक्वल मेंबर ऑफ रो एंड कॉलम। प्रचलित क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, 1369 है, 1369 आपको देख लेना है ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ऑप्शन से चलते हैं, देखना ध्यान से। 47 को देख के ये बता सकते हैं कि ये 40 से ज्यादा है तो 1600 से तो ज्यादा ही होगा। यानी आपको करना क्या है कि x स्क्वायर इक्वल टू 1369, आपको x का वैल्यू बताना है। 47 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 47 में अगर 40 भी रहता तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाता 1600, जबकि आपका जो डाटा है वो 1300 से थोड़ा सा ज्यादा है। आगे चलते हैं, इसी प्रकार 63 भी नहीं हो सकता है, 3600 के आसपास आ रहा है। अब एक ऑप्शन बचा 37 और दूसरा ऑप्शन बचा 33। अगर आपको याद है कि 35 का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 25 और 12 1225, यानी मेरा आंसर 35 के स्क्वायर से तो ज्यादा ही होगा, और इस दोनों में एक ही ऑप्शन है 37। यानी इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए आप बाय ऑप्शन से आसानी से कर पाते। 2 ऑप्शन देखते के साथ काट दिए, 47 नहीं होगा और 63 नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन बचा, 35 का स्क्वायर आमतौर पे याद होता है 25 और 12 1225, यानी मेरा आंसर 1225 से ज्यादा है, यानी 35 का स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, यानी आपका आंसर कितना होगा 37 का स्क्वायर। 5 से 6 सेकंड का ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलते हैं 147 की ओर। देख लीजिए 147, ये क्वेश्चन बहुत बार हम इस क्वेश्चन को करवाते भी हैं। हाउ मेनी इवन 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर तो बनाना है। फॉर्मूला वगैरह का बिल्कुल भी मत यूज करिएगा, सीधे सीधे इसको हम लोग बॉक्स से सॉल्व कर लेते हैं। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और आपके पास डिजिट कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 6 है और 9 है। एक बात बताओ कि डिजिट यदि इवन होगा तो इसका यूनिट डिजिट भी इवन होगा, तभी पॉसिबल है कि डिजिट हमारा क्या हो, नंबर हमारा क्या हो, इवन हो। तो यूनिट प्लेस पे जब भी होगा तो कोई ना कोई इवन डिजिट होगा। तो आपके पास इवन डिजिट कितने हैं, 2 और 6। तो इस प्लेस पे रखने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं, 2 ऑप्शन मौजूद हैं। ऑप्शन की बात बोल रहे हैं, 2 ऑप्शन मौजूद हैं। अब 5 डिजिट में एक डिजिट आप फिक्स कर लिए, तो इस प्लेस पे पुट करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 4। उसी प्रकार 5 में से 2 डिजिट यदि फिक्स हो गया तो
इस प्लेस पे पुट करने के लिए ऑप्शन कितने हैं आपके पास? 3 ऑप्शन है। कुछ मत करें, तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24। बेस्ट तरीका इसको करने का, फॉर्मूला वगैरह भी है, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वही हम यहां पे आपको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 तक कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचा है। 48, ये तो सब लोग बनाए होंगे। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाला पार्ट क्या है, बोला क्वेश्चन क्या है? 6 bells rings together at an interval of 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड in 30 minutes. How many times do they ring together? क्या करते थे हम? सबका क्या लेते थे? एलसीएम। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 120। यानी 120 सेकेंड पे ये सारे बेल एक साथ क्या करेंगे? रिंग करेंगे। बोला है 30 मिनट्स में ये कितनी बार साथ में रिंग करेंगे? तो 120 सेकेंड है और 30 मिनट में पूछा है, तो मिनट को आप सेकेंड में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे? 60 से। तो ये काट लेंगे आपका 2 और 15। अब यहां याद रखिएगा सभी लोग, जल्दबाजी में होता क्या है कि आप आंसर कितना लगाते हैं? 15, और हमारे ऑप्शन में भी 15 मौजूद होता है। लेकिन एक बात आप ध्यान देना कि आप स्टार्टिंग वाला काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार साथ में बजा होगा, फिर 120 सेकेंड 120 सेकेंड, तो ये स्टार्टिंग वाला भी ऐड करना है। यानी 15 ना होके इसका जो आंसर होगा एक्चुअल में वो कितना होगा? 16। याद रखिएगा, जो भी डिवाइड करने के बाद आए उसमें एक प्लस करना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग वाला ऐड नहीं किए थे, तो इसका आंसर 15 ना होके इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होने वाला है? 16 होगा। उम्मीद है आप याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है, जल्दी से इसको निपटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 149, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में बताएंगे आप लोगों को, ध्यान से सुनना। A person lent out a certain sum of money, simple interest, the same sum of compound interest at a certain rate of interest per annum. He noticed that the ratio between the difference of compound interest and simple interest of 3 years, that of 2 years is 25:8. यानी क्वेश्चन क्या है? 3 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और 2 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस का रेशियो है वो 25 कितना है? 8 है। एक बात समझना ध्यान से, थोड़ा सा डिटेल में इसको बताएंगे ताकि अगर इससे अलग भी कुछ क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो आप आसानी से बता दीजिएगा। अगर हम बात करें डिफरेंस फॉर 3 इयर्स, 3 साल के डिफरेंस की बात करें, किसका डिफरेंस? CI एंड SI। तो ये हम बताते भी हैं कि इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाबू 3R प्लस 3R स्क्वायर अपॉन 100 प्लस R क्यूब अपॉन 10,000। ये होता है डिफरेंस फॉर 3 इयर्स, किसका? CI और SI का। ये तो 3 साल का डिफरेंस है। नहीं, ये जो फॉर्मूला है इस डिफरेंस फॉर 3 इयर्स किसके लिए? CI के लिए है। 1 मिनट वेट करिएगा, ये 3 साल के CI का फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंस की तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? डिफरेंस कहलाता है। उसी प्रकार 2 साल के CI का जो फॉर्मूला होता है, ये 3 साल के CI का फॉर्मूला है। 2 साल के CI का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका 2R प्लस R का स्क्वायर अपॉन 100। लेकिन हमें तो मतलब किससे था? डिफरेंस से। तो ये 3 साल के CI और SI का डिफरेंस, ये 2 साल के CI और SI का डिफरेंस। अब अगर हम दोनों को का रेशियो लें, क्योंकि आप फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम रेशियो की बात करें तो दिखना ध्यान से, 3R स्क्वायर अपॉन 100 प्लस R का क्यूब अपॉन 10,000। ये क्या हुआ? 3 साल के CI और 3 साल का SI का डिफरेंस। उसी प्रकार अगर हम 2 साल की बात करें तो 2 साल वाले में हो जाएगा R का स्क्वायर अपॉन 100। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 100, 100 और 100 काट सकते हैं। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया और यहां R बचा, यानी फाइनली देखिए क्या बचा आपका? 3 प्लस R अपॉन 100। इसको आप लिख सकते थे 300 प्लस R और अपॉन में कितना? 100।
लेकिन आपको बस इतना ही बात दिमाग में रखना है, ये तो हम आपको प्रूव करके ला दिए हैं। 300 प्लस R अपॉन 100, ये क्या हो गया? 3 साल का CI और SI का डिफरेंस, 2 साल के CI और SI के डिफरेंस का रेशियो। तो आपको बस इतना बात दिमाग में रखना है कि 300 प्लस R अपॉन 100, और इसका जो वैल्यू दे रखा था वो आपका दे रखा है 25:8। लिख लेते हैं। अब देखो तुरंत आंसर आएगा। 300 प्लस R अपॉन 100 इक्वल टू 25/8। चलो काटते हैं, 4 से 2, 4 से कितनी बार में? 25, 2 इंटू 300 600 प्लस 2R इक्वल टू 625, 2R इक्वल टू 25, R इक्वल टू 25/2 यानी 12.5%। तो ये आपका आ गया 12.5%। हमने प्रूव किया, लेकिन आपको दिमाग में बस इतना बात रखना है, 300 प्लस R अपॉन 100 इक्वल टू 25/8। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक भी हमने आपको बताया है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं लास्ट क्या है क्वेश्चन आपका। ये टाइम एंड वर्क का है, आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है सब लोग किए होंगे। बोला है आपसे 15 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। 15 मैन किसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। हाउएवर इट टेक्स 24 वुमेन फिनिश इट इन 20 डेज, और 24 वुमेन इसी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 20 डेज में। हम बता चुके हैं, सबसे पहले आप एफिशिएंसी निकाल लो, तो 20 और 20 कैंसिल, तो 24 अपॉन 15 छोटा कर सकते हो आप, तो 8 अपॉन 5। दूसरा वर्क क्या करना है आपको? टोटल वर्क निकाल लेना है। पहला काम हमने क्या किया? एफिशिएंसी निकाल लिया। अगला काम क्या है? टोटल वर्क निकाल लेना। निकाल लीजिए, या तो इधर से निकाल लो या तो इधर, आपकी इच्छा। तो 15 m का वैल्यू है 8, तो इंटू 8, कितने दिन में? 20, तो इंटू 20। ये तो आपका आ गया टोटल वर्क। और अब आपको बस करना क्या है? किससे पूछा गया है? इस वर्क को करना किसे है? इस वर्क को करना है 10 मैन एंड 8 वोमेन। 10 मैन एंड 8 वोमेन से करवाना है, तो लिख दो 10 मैन प्लस 8 वोमेन। और मैन का देख लो इफिशियंसी 8, तो 10 इंटू 8 यानी ये कितना हो गया? 80, प्लस 8 इंटू 5 यानी ये कितना हो गया? 40, 80 प्लस 40 यानी 120। आपका काम है सिंप्लीफाई कर लेना, 15 8 120, 120 और 120 कैंसिल, तो आपका जो आंसर आएगा वो 20 डेज आएगा। आसान ही क्वेश्चन है, यानी आपका आंसर कितना दिन आएगा? 20 डेज। तो ये 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन का जो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है, हम कोशिश किए हैं आपको प्रोवाइड करने की। फिर से तीसरे टेस्ट में आप लग जाइए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आपका जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले आप अपना हर पार्ट का रिवीजन ढंग से कर लीजिए। 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस 10 में से 10 आप आसानी से गेन कर सकते हैं। तो चलिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 69 BPSC के लिए परफेक्शनाइज द्वारा प्रयास टेस्ट आयोजित कराया जा रहा है, और इस क्रम में यह हमारा दूसरा टेस्ट है, और हम आज डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिनट, क्वेश्चन है आपका, प्लूटोनियम परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? और ये हमारा प्लूटोनियम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा Pu। परमाणु संख्या 94, द्रव्यमान संख्या है 242। तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर में जो नंबर होता है वह होता है द्रव्यमान संख्या, इंग्लिश में कहते हैं मास नंबर। और मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्याओं का योग। नीचे दिया हुआ है 94 परमाणु संख्या हो गया। तो जो परमाणु संख्या होता है
वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है P, ये हो जाएगा 94, और ये हमें दिया हुआ है 242। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो बस इसको माइनस कर देना है। 242 माइनस 94 माइनस 94, ये हो जाएगा 148। इसलिए इस प्रश्न में न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 148। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें को दिया हुआ है एनिलीन, इसका फॉर्मूला है C6H5NH2 में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो आप इसको देखिएगा तो ऐसा फील होगा कि यह बेंजीन जैसा लग रहा है। C6 हाइड्रोजन यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे कितना है 5 है, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है NH2। तो हम सबसे पहले बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये हो गया कार्बन, 6 कार्बन होंगे, और अल्टरनेट क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है 5, तो 5 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। और एक है NH2, तो यहां पर हम NH2 ऐड कर देंगे। ठीक है, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये। बस अंतर इतना है कि यहां पर जो हाइड्रोजन था उसके जगह क्या गया है, NH2 आ गया है इसके जगह पे, बाकी सब सेम है। तो यहां पर देखिएगा जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा होता है 0, पाई होता है। डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और जो भी सिग्मा पाई बॉन्ड होते हैं हमेशा वो कोवैलेंट बॉन्ड में होते हैं, सहसंयोजी बंध में होते हैं। जब काउंट कर लेते हैं, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड को देखेंगे। ये वाला सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब डबल बॉन्ड में आएंगे तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, तो 11 हो गया था वहां तक। तो एक सिग्मा 12, एक सिग्मा 13 और एक सिग्मा 14। तो टोटल सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा की संख्या हो गया 14। और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो यहां पे हो जाएगा पाई 1 2 3, तो पाई की संख्या हो जाएगा 3। तो आपका आंसर हो गया ए। एनिलीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 14 और 13। ठीक है, 14 कोई ऑप्शन में है भी नहीं, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यहां पर को ध्यान देना है, सही पूछ रहा है। पहला है ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है या अपर रूप है, इसे कहते हैं एलोट्रॉप्स। तो यहाँ पर सही है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है जिसमें कार्बन जो होते हैं षटकोणीय तल में होते हैं। दूसरा है यह एक इंसुलेटर है यानी कुचालक है और बिजली का संचालन नहीं करता है, यह गलत है। ग्रेफाइट जो होता है वह कंडक्टर होता है और बिजली का संचालन करता है, तो ये जो इसका गुणधर्म है ये क्या है, ये गलत हो गया। सी है प्लम्बैगो ग्रेफाइट का दूसरा नाम है, ये सही है। प्लम्बैगो का दूसरा नाम क्या होता है, ग्रेफाइट, या ग्रेफाइट को हम काला शीशा भी कहते हैं। ठीक है, काला शीशा, ग्रेफाइट या प्लम्बैगो तीनों एक ही है, तो ये भी आपका सही हो गया। और चौथा है प्रयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको 2 आंसर इसमें सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। तो फाइनल आंसर जो आपका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, मोर देन 1। कौन कौन सही है, ए और
सी। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पीएच मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले वैल्यू कम होगा, उसके बाद वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो पहला दिया हुआ है ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी का जो पीएच मान होता है वो अप्रॉक्स 5 होता है। ठीक है, सिरका का वैल्यू अप्रॉक्स 2 होता है, कहीं कहीं आपको 2.2 भी दिया रहता है। ठीक है, ब्लड का होता है 7.5 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है 10। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पर सबसे कम बढ़ते क्रम में है, तो सबसे पहले सबसे जिसका पीएच मान कम होगा उसको लिखेंगे। तो पहले हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा ब्लैक कॉफी तो 1, उसके बाद हो जाएगा रक्त ब्लड, उसके बाद 3rd और लास्ट में है 4th। तो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? तो ये ऑप्शन मैच करेगा फर्स्ट ए। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पता है कि 10 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल्ट वाइज। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अगर आपको पता है कि 10 होता है तो यानी कि सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फोर्स का होगा, तो सबसे ज्यादा फोर्स एक ही ऑप्शन में है, बाकी में तो नहीं है। तो आपको ये भी पता होता तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं। आई थिंक ये 4 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के। तो चलिए, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको डिस्कस मैंने कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रयास टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट के साइंस सेक्शन के क्वेश्चन के संदर्भ में बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। साइंस सेक्शन में फिजिक्स सेक्शन के हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रुपेश एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है या संवेदनशील संतुलन पर खड़ा है। यदि रुपेश सांस छोड़ेगा तो संतुलन की रीडिंग क्या होगा? देखिए, जब भी हम सांस लेते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, सांस छोड़ते हैं तो प्रेशर घटता है, और प्रेशर के बढ़ने घटने से संवेदनशील तराजू का संतुलन भी बढ़ेगा घटेगा। उसी अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि संतुलन रीडिंग घटेगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत डच गणितज्ञ, खगोलविद, भौतिक वैज्ञानिक हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ह्यूजेंस नहीं, हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे फर्स्ट, पूर्ण घर्षण रहित सतह पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाकर खुद को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहता है किसी भी गतिशील वस्तु का
संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है। तीसरी बात, किसी भी वस्तु का संवेग तब भी बदल सकता है जब कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यह गलत है। अगर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो संवेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी अर्थात केवल 3 गलत है और सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता है कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की डैश होती तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया गुरुत्व बल डैश होगा। यहां पे आपके ध्यान में होना चाहिए F बराबर G m1 m2 बटा r²। अगर हम बात करेंगे लगाए गए बल की तो लगाया गया बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, जबकि बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पे देखिएगा तो देखिए ऑप्शन नंबर डी कहता है 2 गुना और 1/4। अगर हम पृथ्वी के द्रव्यमान को कैपिटल M और चंद्रमा के द्रव्यमान को स्मॉल m मान ले तो F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटा r²। और अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी को r मान रहे हैं तो अब दूरी को अगर हम 2 गुना कर दे तो 2r², अर्थात क्या हो जाएगा F बराबर G m1 m2 G m बटा 4r²। अब यहां से देखिएगा जो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वह ग्रेविटेशनल फोर्स पहले वाले बल का 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अर्थात इसका अर्थ है कि अगर हम बीच की दूरी को 2 गुना कर दें तो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वह 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बीकर में एक श्यान द्रव को गर्म किया जाता है और उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है, द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे विस्कोसिटी श्यानता घटता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो श्यानता पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो श्यानता घटेगा, श्यानता में कमी आएगी, श्यानता घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो व्यतिकरण की घटना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्यतिकरण की घटना साबुन के झाग के चमकदार रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है 88 नंबर क्वेश्चन कि डेजर्ट कूलर में शीतलन प्रभाव पानी के डैश के कारण उत्पन्न होता है। गर्म और शुष्क दिनों में यह अधिक ठंडा होता है क्योंकि गर्म दिनों में डैश तापमान वाष्पीकरण की दर को डैश। तो देखिए डेजर्ट कूलर शीतलन प्रभाव पानी के वाष्पन के कारण होता है, तो सबसे फर्स्ट वाष्पन। दूसरा, गर्म और शुष्क दिनों में यह अधिक ठंडा होता है क्योंकि गर्म दिनों में वाष्पीकरण की दर जो होती है वह उच्च होती है।
तीनों में डैश उच्चतर तापमान वाष्पीकरण की दर को उच्च कर देता है, बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण फर्स्ट में, सेकंड में उच्चतर और थर्ड में बढ़ाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होगा। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग परिवर्तित होगा, तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होगा, लेकिन रंग तथा आवृत्ति, रंग प्लस आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। इन दोनों में परिवर्तन नहीं होगा, शेष दोनों में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक, अर्थात डी नंबर ऑप्शन। ये हमारा परिवर्तन नहीं होगा, वेग में परिवर्तन होगा और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेनॉल्ड संख्या जड़त्व बल और किसका अनुपात होता है। तो रेनॉल्ड संख्या जड़त्व बल और श्यान बल का अनुपात होता है। यह जो होता है, यह रेनॉल्ड संख्या जो होता है वह जड़त्व बल और श्यान बल का अनुपात होता है, रेशियो होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एस्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रक्तचाप। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम एस्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चालकता का एसआई मात्रक है। तो चालकता का एसआई मात्रक महो होता है। इस प्रकार से आपका फिजिक्स सेक्शन का सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ।